रिवीजन की स्पेलिंग क्या थी? ये है ना। क्या था? द्वितीय चरण था ना, कॉलोनियलिज्म। सेकंड फेज का टेन्योर क्या था? इसको देखेंगे आज है। तो सेकंड फेज का जो हमारा कॉलोनियलिज्म था, ये 1813 के चार्टर से 1857 तक रखा था। 1813 का चार्टर मैंने बेंचमार्क क्यों लिया था यहाँ, बताओगे कुछ इसके बारे में? 1813 के चार्टर में ऐसा क्या था जिसने कि भारत में उपनिवेशवाद का जो स्वरूप था वो चेंज किया? क्या प्रावधान था उसमें? हाँ, बस एकाधिकार समाप्त करने से क्या मतलब? हाँ, अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता था। और सेकंड फेज का जो हमारा उपनिवेशवाद है, इसका उद्देश्य क्या रहा? ठीक, इसको ध्यान देना। भारत को क्या बनाना था? कच्चे माल का निर्यातक, और जो विनिर्मित सामान है उसका आयातक बनाना था। मतलब भारत को एक बाजार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद के क्रम में। ओके, फिर हमने देखे थे कि उपनिवेशवाद केवल अकेले तो प्रभावित होता नहीं, वो सारे सर्कमस्टांसेस को अपने साथ इम्पैक्ट करते हुए आगे चलता है। इसी के रूप आगे प्रभाव के रूप में हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, इन सबको देखेंगे। तो राजनीतिक प्रभाव के रूप में हम थोड़ा अलग अलग गवर्नर जनरल के टाइम पे जो युद्ध और विलय हुए हैं उनको देखेंगे। इस यहाँ देखो, मैं 1813 तक छोड़ के गया था किसको? अर्ल मिंटो को छोड़ के गया था। अब अर्ल मिंटो के बाद इधर कौन आ जाएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद एमहर्स्ट आएंगे। एमहर्स्ट के बाद विलियम बेंटिक सर। ऑकलैंड एलन बरो। लॉर्ड हार्डिंग, डलहाजी। और लॉर्ड हेस्टिंग का रहेगा 1813 से 23 तक। एमहर्स्ट रहेंगे 1823 से 28, 1828 से 35, 1836 से 42, 1842 से 44, 1844 से 48, 48 से 56 तक हम इनको देखेंगे। 56 तक ये रहे। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर दो युद्ध हम देखते हैं। प्रथम आंग्ल नेपाल, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। ये इसके साथ हम सगोलों की संधि देखते हैं ना, सगोली संधि। और यहाँ आंग्ल मराठा में हम देखते हैं मराठा परिसंघ को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। एमहर्स्ट के द्वारा आंग्ल बर्मा युद्ध देखते हैं। आंग्ल बर्मा यादव संधि। विलियम बेंटिक के समय तो इसका ज़्यादा सामाजिक सुधार में इसका योगदान रहेगा। कुछ क्षेत्र रहेंगे जैसे मैसूर का विलय करेगा। ओए क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या था? मैसूर। मैसूर 1831। फिर और क्या बताया था इसमें? मैसूर के बाद क्या था? अच्छा, मैसूर, कछार, और कोई क्षेत्र था? हाँ, ऑकलैंड ने क्या किया था? अफगान है, आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध। एलन बरो के टाइम पे सिंध होगा।
आंग्ल सिंध युद्ध, यहाँ होगा आंग्ल सिख युद्ध। और ये क्या था इनका नाम हार्डिंग के टाइम पे, आंग्ल सिख युद्ध। और डलहौजी में तो दो चलेगा, विचारधारा और युद्ध विलय, युद्ध विलय और विचारधारा। विचारधारा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मिसगवर्नेंस। विलय में हम देखते हैं 1849, 50, 52, 53, अलग अलग टाइम पे ये रहा। इसको फटाफट देखते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ये रहा इसका टेन्योर। हाँ, ये आंग्ल नेपाल युद्ध का समय क्या बताया था, इनका अलग अलग समय भी है। 14 से 1816 तक चलेगा। 1813 के चार्टर से इसको हमने जोड़ के देखा था। कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि ये नेपाल के युद्ध के साथ एक रणनीतिक बैकग्राउंड रेडी किया था जिसने। तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, सगोली की संधि से वो रोक दिया जाता है। इसमें उत्तराखंड की भूमिका जो थी हमने आपको बताई थी। सही नाम आते हैं आंग्ल मराठा वॉर, थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। यहाँ तक आते आते आंग्ल जो मराठा थे उनकी सारी शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। जो बचे कुछ मराठा उन्होंने लास्ट प्रयास करने का सोचा। इस क्रम में ये सारे इकट्ठे होते हैं। ये जितने मराठा परिसंघ के थे 5 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनकी शक्ति पहले ही टूट चुकी थी जैसा हमने देखा था, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्या होता है वो सब्सिडी अलायंस में पहले ही जुड़ चुके हैं। तो आधी शक्ति उनकी वहीं खत्म हो गई है। तो ये प्रयास इनका असफल रहेगा। फिर ये क्या करते थे, मराठा परिसंघ को भंग करके, यहाँ का राजा कौन था, बाजीराव द्वितीय, उसको उन्होंने बिठूर भेंट किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी थी। ओके। फिर जो यहाँ का क्षेत्र था वहाँ पे एक मराठा साम्राज्य का जो क्या नाम था उनका, शिवाजी के किसी वंशज को वहाँ बिठा देते हैं। सेम यहाँ भी होगा मैसूर वाले में। एमएसटी के टाइम पर आंग्ल वर्मा युद्ध, उसका कारण मैंने बताया था, टिम्बर नाम की लकड़ी थी, उसका महत्व था, इसके कारण यहाँ इन्होंने युद्ध छोड़ा। तो ये यंदवों की संधि से समाप्ति होगी। मैसूर, ये विलियम बेंटिक के समय कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विलय हम देखते हैं, जैसे मैसूर, कछार, कुर्ग, इन सब का आर्थिक महत्व था, तो इनको अपने कब्जे में लेना अनिवार्य हो गया था। ऑकलैंड के टाइम में आंग्ल अफगान युद्ध देखते हैं। अफगान को हार्ट ऑफ एशिया कहते थे, वो सारा मैंने आपको समझाया होगा अगर ध्यान है। कौन सा वॉर था, 100 ईयर्स गेम था ना, एक बताया होगा मैंने आपको। रूस, उसमें एक रूस था, दूसरा ब्रिटेन था और तीसरा फ्रांस। अरे उपनिवेशवाद चल रहा था ना सब। अब एशिया का जो हार्ट कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान पे तीनों ने अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रयास किया था। इसे 100 ईयर्स गेम, ग्रेट गेम भी कहते थे। तो इसमें अपना महत्व बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने एक प्रयास किया था ऑकलैंड के समय में। हमने देखा था जीत के भी हार गए थे, वो सारी घटनाएं हमने कर लिया, अभी रिवीजन हो रहा है बस। फिर एलनबरो का समय था। यहाँ आंग्ल सिंध युद्ध हम देखते हैं। सिंध का महत्व था, वो सब मैंने बताया था। सिंध का महत्व क्या है, व्यापार के लिए, सब व्यापार के लिए वो पोर्ट वाला एरिया था। आज भी उसका महत्वपूर्ण, उसका बहुत ज़्यादा महत्व आज भी है। अगर वो हमारे सिंध आज भारत में रहता तो हमारे लिए जो तेल है बहुत सस्ता रहता ना, जो क्रूड ऑयल है बहुत सस्ता बनता हमारे लिए। अगला है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के टाइम पर आंग्ल सिख युद्ध दिखाई दे रहा है। सिख का युद्ध कौन था इस समय, दिलीप सिंह के साथ हमने देखा था। और यहाँ पे कौन सी संधि होती है, लाहौर की संधि होती है। राजा कौन थे, जिसको 50 लाख में इन्होंने कश्मीर बेचा था, क्या नाम था उनका, राजा गुलाब सिंह को 50 लाख में कश्मीर को बेच दिया था इन्होंने, ऐसा एक प्रावधान बनाया। डलहौजी में हम देखते हैं 48 से 56 तक युद्ध विलय और विचारधारा। युद्ध के माध्यम से 49 में दोबारा ये सिखों के साथ युद्ध होगा, पंजाब का विलय हो जाएगा। 50 में सिक्किम का विलय करते हैं। 52 में क्या था, लोअर बर्मा, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हो गया है। और लास्ट में हम देखते हैं इसमें कछार, बरार क्षेत्र, बरार जो है ना उसका। विचारधारा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मिसगवर्नेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले सतारा वगैरह को हम देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में मैंने क्या बताया था, जिस शक्ति ने, जिस सर्वोच्च शक्ति ने आपको पावर दिया था, अब वो पावर को वापस ले रहा है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत 3 विचारधाराएं बताई होंगी। ऐसे राज्य जो मुगल, जिनको स्थापित ही मुगलों ने किया था, जिनका मुगलों से कोई संबंध नहीं, जो स्वतंत्र टाइप के थे, और जिनको, जो पहले क्या थे, मुगलों के अधीन थे, अब वो मराठाओं के अधीन आ गए थे। तो इन तीनों में अलग अलग टाइप के औपचारिकता मैंने बताई होंगी। स्वतंत्र वाले को तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो अपने आप बन जाता था। जो पहले मुगलों के अधीन थे, अब ये अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, तो इनको खाली एक औपचारिकता लेनी पड़ती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लगता था वो तीसरी श्रेणी में लगता था, जिनको पैदा ही किसने किया था, ब्रिटिश ने। ओके,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से हमने देखा था 7 क्षेत्रों का विलय हुआ था, सतारा, जयंतिया, नागपुर, वो सब मैंने लिखा हुआ। और डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के तहत हम अवध का देखते हैं, वाजिद अली शाह के समय, नहीं वाजिद अली शाह थे, उनका नाम लिखा है मैंने कोई, हाँ मतलब उस समय रूलर कौन था ना जब इन्होंने विद्रोह छेड़ा यहाँ, उनका नाम लिखवाया मैंने, लिखवाया नहीं तो घर जाके देख लेना, कभी आ सकता है एग्जाम में कि डॉक्टर ऑफ मिस गवर्नेंस के समय किस अवध के राजा का विलय किया गया था, के माध्यम से विलय हुआ। ये था हमारा राजनीतिक प्रयास इनके द्वारा जो किया गया, ठीक। फिर इसके बाद देखो 56 में ये डलहौजी ऐसे काम करेगी, अगले साल हमको विद्रोह होते हुए दिखेगा। अब हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं जरा, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या देखा था हमने, पिंडारियों का दमन देखा होगा, ठगी का दमन, पिंडारी का दमन कौन करता है, हिपलॉप, हिस्लाप होगा यार, ये इसके टाइम पे होगा, ठीक है, 1817-18 के टाइम जब थर्ड मराठा वॉर हो रहा है। मैंने बताया होगा आपको कि ये जो पिंडारी लोग थे ये कौन थे, मराठाओं की सेना में काम करते थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस के द्वारा जो स्थानीय हमारी सेना थी उसमें जो लोग काम करते थे उनको रिमूव कर दिया गया था, वो सारे लोग अपनी जीविका चलाने के लिए ये काम करने लगे थे, ठीक। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हम देखते हैं किसका दमन होता है, पिंडारियों का दमन। फिर ठगी का दमन हम विलियम पेंटिक के टाइम देखते हैं, इसके लिए कर्नल स्लीमैन को हम अपॉइंट करते हुए देखते हैं, इनका महत्व ऐसे होगा। आगे इसने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म भी किए होंगे इस टाइम पे, कौन कौन से जुडिशियल रिफॉर्म थे, चेन तो पहले से बनी आ रही थी, फिर इन्होंने 3 हाईकोर्ट बना दिया था 1861 में, हालांकि उसको हम नेक्स्ट तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में देखते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड यही बन गया था। फिर हम देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स, है ना, लैंड रेवेन्यू में 2 प्रकार, हमने पहले वहाँ क्या पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, यहाँ रैयतवाड़ी मालवाड़ी। और रैयतवाड़ी में क्या था, रैयतवाड़ी सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा कौन से क्षेत्र में, 12 महल, जो 1791 में, हाँ जो तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेज, हाँ तो वहाँ 12 महल क्षेत्र में कर्नल रीड के प्रयासों से सबसे पहले एक प्रयास किया गया था, लेकिन इसकी और जो औपचारिकता शुरू की गई थी वो 19वीं शताब्दी के 1820 के लगभग में शुरू होता हुआ दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्या प्रवृत्तियाँ रही थी। अब जो किसान था वो भूमि का मालिक बना दिया गया, मतलब जो बिचौलिए थे उनका अंत कर दिया गया, सारा जमींदारी व्यवस्था खत्म। अब क्या था कि अभी तक जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला था वो जमींदार होता था, अब सीधे सरकार कलेक्ट करने लग गई, ऐसा था इसमें। इसकी वजह से क्या हो गया था कि जो ज़मीन थी विक्रय योग्य बनाई, विक्रय योग्य बनने के कारण भुखमरी, अकाल, वो सारी समस्याएं हम देखते हैं। दूसरा था महालवाड़ी। महालवाड़ी, महल का मतलब होता है पूरा गाँव, पूरा गांव का एक महाली होता था जो उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, पूरा गांव ही एक महल माना जाता था ऐसे। फिर मैंने आपको बताया होगा ये वाला ट्रेंड कहाँ था, उत्तर भारत में, जहाँ जोतें बड़ी थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में हम महालवाड़ी देखते हैं। मध्य भारत के क्षेत्र में हम रैयतवाड़ी देखेंगे, और दक्षिण भारत में और ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हम कौन सा देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त। ओके, ये 3 तरीके से हमने भारत का लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बांट दिया था, जो कि अलग अलग उपनिवेशवाद के चरण में हमने देखा था। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, अगर आपको ध्यान है, कि जहाँ स्थायी बंदोबस्त में व्यवसायिक पूंजीवाद का प्रभाव दिखाई देता है, वहीं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में क्या दिखाई देता है, औद्योगिक उपनिवेशवाद की क्रांति, औद्योगिक उपनिवेशवाद की विचारधारा का महत्व हमको दिखाई देता है। ओके, क्या बताया, क्वेश्चन समझ में आया। स्थायी बंदोबस्त क्या था, स्थायी बंदोबस्त में औद्योगिक उपनिवेशवाद की विचारधारा का महत्व था। औद्योगिक होता है व्यवसायिक। स्थायी बंदोबस्त का समय कब बताया है, 1793। उस समय कौन सा उपनिवेशवाद चल रहा है, व्यवसायिक चल रहा है ना। अभी द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद आ गया है, यहाँ रैयतवाड़ी और महलवाड़ी है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। क्या, जहाँ स्थायी बंदोबस्त पर प्रभाव किसका है, व्यवसायिक उपनिवेशवाद का, वहीं ये रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में प्रभाव किसका दिखाई दे रहा है हमको, औद्योगिक पूंजीवाद या औद्योगिक उपनिवेशवाद का। इस टर्म को आज हम जरा सॉल्व करेंगे मेंस में, इसको हम कैसे बनाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। ये था रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। फिर आर्थिक चेंजेस में क्या क्या था, इकोनॉमिकल चेंज कैसे हो रहे थे, मैंने आपको 3 एंगल बताए थे। कृषि का व्यवसायीकरण, दूसरा औद्योगिक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा था, और तीसरा व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम देख रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंज हो रहा था, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। कृषि का व्यवसायीकरण देखा था, उसका कुछ कारण बताया था, क्या कारण था,
हाँ टैक्स रेट है था। और ब्रिटेन में महानगरीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी तो उनको एग्रीकल्चर यूनिट में। और तीसरा हमने देखा होगा ये स्वेज कैनाल का ओपन हो जाना, तो वो व्यापार के लिए अनिवार्य हो गया था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कृषि की व्यवसायीकरण से? भूखमरी और अकाल, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, नकदी फसलों पर काम करने लग गए। जो मोटा अनाज होता था, हाँ, है ना, जो पेट भरने के लिए आवश्यक चीज़ें थी उसको उगाना बंद कर दिया, क्योंकि लैंड रेवेन्यू हाई है, सॉरी टैक्स रेवेन्यू हाई था। तो अगर हम केवल खाने के लिए बनाते तो उससे पेट भी नहीं भर पाते, मरना दोनों तरफ ही था। तो इससे अकाल और भूखमरी की समस्या हमने देखा था। दूसरा था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। वो कैसे हो रहा था? हाँ, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स से क्या नहीं कर पा रहे थे, कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम से उनका पूरा हम देखते हैं कि वो सारा ख़त्म होने लग गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बेरोज़गारी और गरीबी, है ना, क्योंकि हमारा रोज़गार छूटेगा तो सारा बर्डन कहाँ आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहाँ मैंने आपको बताया होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया इसने। प्रच्छन्न बेरोज़गारी पैदा होगी और बेरोज़गारी आएगी तो गरीबी अपने आप आ जाएगी। तो बेरोज़गारी, गरीबी और उधर भूखमरी, अकाल, ये समस्याएं पैदा करी किसने? औद्योगिक उपनिवेशवाद ने भारत में। ठीक है। तीसरा हमने देखा था व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हो रहा था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था? रेलवे का निर्माण, सड़क निर्माण, ये पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ पड़ा था। गलत पढ़ा रहा हूँ मैं? ये डाउट से देख रहे हो? भागवत में स्वागत है आपका। देर हो गई आपको, कथा थोड़ी आगे चली गई है। इसे कहते हैं वो हाइब्रिड क्लास। हाइब्रिड क्लास मतलब हम इसको घर जाके भी देख सकते हैं, ऐसी दृष्टि में भी होता था। तो क्या पढ़ा रहे थे हम? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में? पॉजिटिव और नेगेटिव समझा सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में? उसने जो हमारी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था थी उसका क्या कर दिया? पूंजीकरण कर दिया या मौद्रीकरण, क्योंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था का चलन हो गया भारत में। इससे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। अब इसको इन्होंने क्या बना दिया? देखो, नकदी फसल आ गई थी, जो फसल उगाते थे उसके बदले उनको रुपया दे देते थे वो, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो गया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या हुआ? अब रेलवे निर्माण केवल विकास के लिए थोड़ा आया था, वो तो विद्रोहों को दबाने के लिए आया था। बताया था ना, ट्रूप्स को ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता था और अपना माल हर घर तक पहुंचाने का उनको वो हो गया, उनकी समस्या का हल हो गया। फिर मैंने आपको बताया होगा कि रेलवे निर्माण के लिए क्या था, जो लोहा इसको मंगाया गया था वो भी ब्रिटेन से मंगाया गया। वो भारी होता है, उसको किसी गाड़ी में थोड़ा ले जा सकते हैं, वो तो रेलवे ने वो भी है। अब रेलवे का बनना भारत के लिए अच्छा है नहीं है, तुम इसका असेसमेंट कर सकते हो ना। एक दिन एग्जाम्पल बताया था, कोई कान में मारेगा पहले तो बेइज्जती होगी ना। कान अगर ख़राब था, खुल गया, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, पहले तो बेइज्जती हुई है ना। तो ये था आर्थिक विकास। फिर हम सामाजिक विकास देखते हैं। सामाजिक विकास में व्यापक परिवर्तन किया जाएगा, जिसका इम्पैक्ट जो परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया था द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद के लिए। क्या क्या परिवर्तन हुए थे? सामाजिक कुछ एक्ट बनाए होंगे हमने, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन देखा होगा, ये बाल जो बच्चों को मार देते थे, बाल हत्या अधिनियम को रोका बनाया होगा, विधवा पुनर्विवाह एक्ट हमने देखा होगा, और सती प्रथा वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देखी। भाई साहब, सती प्रथा का उन्मूलन के लिए कौन सा एक्ट कब बनाया गया था? नो आइडिया, तुम बताओ। देखो देखो क्यों बता रही है, ध्यान से सुनना। सती प्रथा उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिक, और ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। और कौन सा बाल जो ये एक मिनट, दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, हाँ 33 के चार्टर में इसका प्रावधान रखा गया था, 43 में इसका पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, हाँ। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। इसमें हमने क्या देखा था? उदारवादी और उपयोगितावादी विचारधारा। वैसा उपयोगितावादी विचारधारा क्या होती है? उपयोगितावादी विचारधारा उदारवाद का अगला एक्सटेंडेड फॉर्म था ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस विचारधारा से ही पूरा काम हो रहा था।
इसमें हम देखें ना जेरेमी बेंथम वगैरह सारे विचारक आते हैं, उनका प्रभाव हमारी हिस्ट्री पर अलग अलग तरीके से पड़ा। इस समय देखो दादा भाई नेहरूजी वगैरह बड़े बड़े विचारक आए, आर.सी. दत्त वगैरह, उन सबका प्रभाव देखते हैं। नहीं, समाज सुधार पर काम अब होगा जब हम राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, है ना। उसका क्रमिक विकास समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा आपके सामने, शीशे की तरह साफ कर दूंगा हर चीज़, बस आपने ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है क्लास में। हाँ, अब हम आते हैं तृतीय चरण के उपनिवेशवाद पर। आगे बहुत जल्दी हो गया ना, ऐसे रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए। अब देखो तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में क्या क्या था। अब तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में जो हमारी उद्देश्य हैं वो चेंज हो जाएंगे। दो उद्देश्य बताए थे। पहला क्या उद्देश्य था कि जो अभी तक ये पूंजीवाद औद्योगिकरण के कारण वहाँ पूंजी का एकत्रण हो गया है, उसका यूज करना है, ठीक है, रिपीट ना हो ऐसी व्यवस्था बनाई थी। तो भारत में ही क्यों इन्होंने निवेश करने का सोचा, कोई एक महत्वपूर्ण कारण बता दो। श्रम सस्ता है, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट आएगी नहीं। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अगर पैसा ना भी दो तो कौन पूछ रहा है, वो तो अपना ही निवेश है ना, उपनिवेश है, ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ फिर ये दास प्रथा वगैरह ही है, इनका फ़ायदा उठा ही रहे हैं। देखो ना, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठीक है, मेरी बात समझो, दास प्रथा का उन्मूलन किया। दूसरी तरफ एक दास प्रथा का एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जो इन्होंने सिद्ध किया कि जो दास व्यवस्था है वो यूरोप की अच्छी है, भारत का दास बेकार होता है। क्योंकि यहाँ पे दास प्रथा को इन्होंने किससे जोड़ दिया था, वर्ण व्यवस्था से। चतुर्वर्ण के जो लोग हैं उनको इन्होंने क्या घोषित कर दिया, वो दास करके, ऐसी पूरी व्यवस्था थी ना, तो तोड़ना था इन्होंने। आगे हम तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में देखते नहीं हो, जब जनगणना होती है तो बताया था ना, इंटरपोलराइजेशन कर देते हैं, जातियों को आपस में बिठा देंगे और फिर ये मुस्लिम और हिंदू संप्रदायवादी विचारधारा को बना देंगे। तो राजनीतिक, ये हमारा तृतीय चरण का उपनिवेशवाद था, ये इम्पैक्ट करेगा हमारा राजनीति को, ये सारी चीज़ें। तो राजनीति को इम्पैक्ट करने के लिए क्या देखा था, 1857 की क्रांति का रिपीट ना हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। हाँ, एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कैसे प्रूव होगा कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हम पर नियंत्रण किया था। राजकीय उपाधि अधिनियम आया था, कौन था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, वही होगा, ठीक है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे हम देखते हैं ये राजकीय उपाधि अधिनियम आएगा, और 1876 में साम्राज्ञी घोषित कर दी, एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, जो विक्टोरिया थी ना, महारानी विक्टोरिया, उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर 1877 में दिल्ली दरबार होता है, तोपों की सलामी दी जाती है, अलग अलग हमारे यहाँ के राजाओं को तोपों में उलझा दिया जाता है कि तेरे को 21 तोपों की सलामी, इसको 11 तोपों की सलामी। हाँ, एक विचारधारा ये भी काम कर रही थी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वाइट मैन बर्डन थ्योरी यही कहती है कि जो तुम्हारा संरक्षण कर रही है। अभी तक इन्होंने ये सिद्ध किया था ना कि ये भारतीय लोग क्या हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। इनको सभ्य बनाने का प्रयास कौन करेगा, जो हम विकसित हो गए हैं, हम स्थापित करेंगे इनके अंदर वो प्रॉपर्टी। नहीं रहती, कहाँ से रहती, तुम खुद सोचो, तुम कह रहे हो कि गुलाम रहते। देखो ना, मैं इस समृद्धि को समृद्धि नहीं मानता हूँ। मैंने 10 जनों की हत्या करके अपना घर बनाया था, वो घर ढूंढना हुआ, बस यही स्थिति है वहाँ। तो राजनीतिक सिस्टम हमने समझ लिया, और क्या था इसमें, बस इतनी चीज़ें थी, कुछ और भी बताया होगा इसमें राजनीति में। हाँ, जो देसी रियासतों के थे। अरे तुम क्या कर रही हो, ये ऐसे 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 याद कर रही हो, घर जाके याद करना था ना। तो बताओ, दो बता दी, तीसरा बताओ, तीसरा क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े थे तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में, 2 कारण हो गए, थर्ड बताओ। अच्छा, वो क्लास नहीं, उस क्लास में नहीं थी तुम, अच्छा, तो लिखा भी नहीं है तुमने, अच्छा ठीक है, देख लेना, इसमें वीडियो में होगा वो, उसको कर लेना पूरा। तीसरा था कि देशी रियासतों के जो राजा थे उनको महत्व ज़्यादा दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो भारतीय आम जनता है
वो स्वाभाविक रूप से जो कुलीन वर्ग के लोग हैं और जो राजा लोग हैं उनको अपना क्या मानते हैं, पालित, कि वो मेरे संरक्षक हैं। तो ऐसी विचारधारा दोबारा फैलाएगी जो प्रथम चरण के उपनिवेशवाद में हो रहा था। तो यहाँ के देशी राजाओं को क्या दिया गया, महत्व दिया गया। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे इंडियन सिविल सर्विस थी, उसमें देशी रियासतों के जो बच्चे थे उनको क्या दिया गया, एडमिशन दिया गया, उनको आईएएस वगैरह बनाया गया उस समय का ना। तो ये सारी इन्होंने डिप्लोमेसी खेली, जो हमको क्या दिखा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण किया जा रहा है। चौथा हमने बताया होगा आपको कि रेलवे जो बनाई जा रही है, बस जो रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस जो वगैरह ये जो निर्माण हो रहे थे, इसका दोहरा यूज किया इन्होंने। ऐसा था कि देशी रियासत जो थी वो ब्रिटिश जो प्रांत थे उनके जस्ट बगल में था, अब वो स्वतंत्र थे। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो उसका केंद्र कहाँ था, देशी रियासत। ज़्यादा वो देशी रियासतों से ही आग जलने लगी थी। तो इन्होंने ध्यान दिया कि ये चीज़ दोबारा हो सकती है, तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, पहले राजा को अपने पक्ष में करेंगे, फिर वहाँ पे व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, जैसे रेलवे भेज दी। अब राजा को बताया गया कि हम रेलवे इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे यहाँ से सामान खरीद के ले जाएंगे, लेकिन मेन काम क्या था, अगर कहीं पे विद्रोह होता है तो वहाँ पर सेना ट्रूप्स को भेजना आसान हो गया, जिससे कि उसी समय उस विद्रोह को रोक दिया जाएगा। ऐसा एक व्यवस्था बनाया गया। नेक्स्ट हम आते हैं प्रशासनिक परिवर्तन में। प्रशासनिक परिवर्तन में क्या किया था, 1857 की क्रांति जैसी समस्या ना हो उसको बचाने के लिए कुछ स्पेशल एक्ट लाए गए। जैसे क्या क्या किया था बताओ। ये वाली क्लास ली थी, अच्छा। किसको दौरा पड़ा, क्या 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 दोहरा, क्या बोला, रिपीट करो अपना स्टेटमेंट पूरा। अच्छा दोहरी, हाँ ठीक ठीक। इन्होंने एक चीज़ बोली, तुम बताना इसको, ये मैंने पढ़ा रखा है, ये तो तुमने लिखा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कौन से चार्टर में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर में नहीं था ना, वो पिट्स इंडिया एक्ट में था। हाँ, तो ये दोहरा शासन समाप्त करके, सुना तुमने क्या बोला उन्होंने, अब क्या कर दिया, भारत सचिव का पद बना दिया। भारत सचिव क्या था, वहाँ की कैबिनेट का सदस्य होता था, वहाँ का पूरा फाइनेंस, इंडिया में जितना रुपया आता था रेवेन्यू, पूरा फाइनेंस इसके अंडर में रहता था। फिर यहाँ से हम गृह व्यय की का उदाहरण आप समझेंगे ना आर्थिक व्यवस्था में। तो ये था पहला कारण, आपने अच्छा बताया। दूसरा तुम बताओ। हाँ बिल्कुल। अभी तक जो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, उसको क्या बना दिया, वाइसरॉय। बताओ जरा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आप थे क्या बताओ। वो तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। और भारत का बोला तो भारत का कौन हो गया, विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर याद करना उसके लिए, विलियम बेंट, हाँ तब याद होगा ना, ऐसे याद होगा तुमको। बेंटिक था ना, यहाँ लिखा है देखो। प्रशासनिक परिवर्तन। फिर हमने यहाँ पर देखा था पोर्टफोलियो पद्धति का आविष्कार। हाँ मेहनत का कोई विकल्प नहीं है ना, यहाँ से तो आप भाग रहे हो ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब ट्रिक्स में बता तो रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें मेरे को विश्वास नहीं है, मतलब इन ट्रिक्स में जितना हो पाता है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मैं खुद गलती कर देता हूँ इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया होगा, उस दिन नहीं बताया था, ये रैतवाड़ी और महलवाड़ी को कौन लाया था, डेकार्टे, है ना। तो मैंने कुछ और ही लिखवाया था पहले दिन आपको। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए उस चीज़ को नहीं करता हूँ। उसका नाम था रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, और मैंने आपको डिकार्टे लिखा दिया। मैंने वो एक्रोनियम अपने हिसाब से बनाया था, तो ऐसी गलतियाँ हो जाएंगी, तुमको भी वही चीज़ आगे को चलेंगी, तो सही नहीं है ना। चाणक्य कहते हैं ना कि जो गुरु होता है ना, गुरु वो अपनी गोद में प्रलय और सृजन दोनों लेके चलता है। अगर मैंने आपको गलत पढ़ाया तो पीढ़ी पीढ़ी खत्म हो जाएंगी, तुम जिसको भी बताओगे वही कॉन्सेप्ट को बताओगे, तो समस्या हो जाएगी। तो पीढ़ी खत्म थोड़ा करनी है। गलत पढ़ाने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर गलत चीज़ें आएंगी ना, उससे पीढ़ी खत्म होती है। क्या पढ़ा रहा था, हाँ प्रशासनिक परिवर्तन थे, पोर्टफोलियो। भारत में पोर्टफोलियो पद्धति का जनक कौन है, क्या नहीं, उसी के समय आया था 1861 में, हम देखते हैं ना वहाँ चार्टर में भी दिखा। पोर्टफोलियो का मतलब क्या था, विभागीय व्यवस्था।
जो अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो उसी समय ये लोग लाए थे। अब वो क्यों लाए थे उसका भी मैंने आपको कारण समझाया होगा। डिसीजन लेने में जैसे जैसे वो है ना क्या, वाइसराय, वाइसराय मान लो मैं वाइसराय हूँ और आप सभी क्या हो, उसकी वो होती थी काउंसिल, उसकी काउंसिल में 15 सदस्य रख दिए थे इन्होंने। अगर तुम 15 लोग एक साथ मेरे पे भारी पड़ सकते हो ना, मैं इतने लोगों को जवाब कैसे दूंगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तुम सबको एक एक डिपार्टमेंट अगर अलॉट हो जाएगा तुम इंडिविजुअली आपसे डील कर दूंगा। कुल मिला के वाइसराय की शक्ति को मजबूत बनाना था, ये था। ठीक, तो ये सारे हमने प्रशासनिक परिवर्तन में देखा। अब हम आते हैं आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक में क्या था, यहाँ से लिखा है ना तुमने, बताओ आर्थिक परिवर्तन क्या हो रहा है तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में। कैसे, जहाँ स्थायी बंदोबस्त था वहाँ रैयतवाड़ी अधिनियम लाए होंगे, 2 अधिनियम होंगे उसमें, 59 का होगा, एक 85 का होगा, यही है ना। और जहाँ पर रैयतवाड़ी होगी वहाँ को उस क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो जहाँ रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वहाँ क्या समस्या आई, भूखमरी, अकाल, ये सारी समस्या। उसके कारण हमने दक्कन के दंगे देखे होंगे, दक्कन में दंगे हुए थे। फिर 1859 में हमने क्या देखा था, दक्कन कृषक सहायता कानून आया था। ये सब आता है एग्जाम में, ये फैक्ट बिल्कुल टू दी पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको, टिप्स पे ये आते हैं एग्जाम में, याद रखें। दक्कन कृषक सहायता कानून कब आया, 1859 में। इसका कारण क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, और रैयतवाड़ी कानून क्यों लाए, स्थायी बंदोबस्त वाली समस्या। ओके, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब ये अकाल वगैरह पड़े थे, स्टेची कमीशन पड़ा होगा, एक स्टेची आयोग बनाया था जिसने कि अकाल का असेसमेंट करना था। इसके कारण हम देखते हैं आगे एक एक्ट बना दिया कि अगर 1/4 अगर कभी हमारा उपज नहीं हो पाता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। हमने देखा था कि आगे गांधी जी ने जो खेड़ा आंदोलन चलाया था उसका भी कारण यही था, क्योंकि ये लोग 1/4 जब उपज बची थी तो बिहार में उस चीज़ को माफ़ नहीं कर रहे थे अंग्रेज, तो एक समस्या ये बनी आ रही थी। तो आर्थिक व्यवस्था वैसी रही, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई खास रिफॉर्म्स हुआ नहीं। ब्रिटिश, अब कौन बैठ गया था, ब्रिटिश क्राउन बैठ गया ना। हम उस चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के बैठने के बाद क्या परिवर्तन आए भारत में ना, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले कौन कर रहा था राज, कंपनी। अब कंपनी की बात कौन राज करने लग गए, क्राउन, मतलब जो संसद है वहाँ की उसका रूल है पूरा, लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हमको दिख थोड़ा रहा है। लिखवाया ना आपको स्टार्टिंग में कि अब प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया जा रहा है, विचारधारा वही है। हाँ, अच्छा नहीं बना है वो, है ना। बगुला भगत की स्टोरी भी समझाई थी यहाँ पर आपको, है वो बगुला भगत, उसने खानी मछली ही है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है देखो। अब यहाँ से हम ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स थे, कुछ रिफॉर्म्स किए लेकिन उसका हमको सकारात्मक लाभ नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो पॉजिटिव रिजल्ट ओके इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम आते हैं दूसरा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या क्या किए तुम बता सकते हो थोड़ा। हाँ, तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में भारत में इंडस्ट्री रिफॉर्म्स कैसे किए गए तुम बताओ, याद नहीं करते हो क्या तुम। हाँ, क्या क्या नाम बताया था उनका, कवासी नाना भाई, और दूसरे ऑकलैंड का नाम बताया था, याद रखना है, जॉर्ज ऑकलैंड। उसने क्या किया था, देखो जूट का उद्योग, मैंने ये भी समझा था कि जूट का उद्योग कहाँ स्थापित होने लग गया था, पूर्व के क्षेत्र में, पूर्वी घाट की ओर में, और पश्चिमी घाट की ओर में क्या देखा था, सूती वस्त्र मिल, है ना। तो कवासी नाना भाई के द्वारा 1853 में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। कहाँ, सूरत में, ये गुजरात साइड में। दूसरा ये जो जॉर्ज ऑकलैंड बता रहा हूँ, इनके द्वारा सबसे पहले जूट मिल की स्थापना 1855 में की गई। कहाँ, कोलकाता में। कोलकाता ही था या ढाका था, लिखवाया हुआ मैंने, जो भी हो ठीक है वो। फिर आगे हम देखते हैं कि कोई खास हमको परिणाम मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कि इसको आगे प्रमोशन और ज़्यादा मिल सकता है। फिर हमने देखा कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन तब बढ़ा है जब जब अंग्रेजों की शक्ति डाउन हुई थी। जैसे सबसे पहले हाँ, आर्थिक मंदी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा,
फिक्की वगैरह की स्थापना, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया? कौन है उसका अध्यक्ष अभी? आनंद गोयल, गोयनिका। वो लिख लेना, आता है एग्जाम में। ये लोअर पीसीएस मार्क है 2030 वाले एग्जाम में, मैंने देखा था पेपर ये। तो फिर हमने देखा था कि हुकुमचंद वगैरह, क्या नाम था उनका, एक नाम और बता। घनश्याम दास बिरला हो गए और हुकुमचंद, इन सब ने जूट में एंट्री करी अपनी, जूट उद्योगों में दोबारा। हाँ, जो पहले जूट उद्योग ऑलरेडी ओपन हो चुका है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट इन भारतीय लोगों ने शुरू किया। आपका क्वेश्चन था सर ये कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया, आपने पूछा था क्लास में मेरे से, फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में होगा, तो आपने ध्यान दिया इस चीज़ पे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वितीय चरण में क्यों नहीं हो पाया, और तृतीय चरण में आगे उपनिवेशवाद किस तरीके से स्थापित हो रहा है। आप इस बात को समझ पाए? वर्ल्ड बॉल अच्छा, उनको मौका मिल गया आगे आने का, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि ब्रिटिश नहीं चाहते कि हम लोग इंडस्ट्री में एंट्री करें। देखो भारत में हमने देखा क्या हुआ, गरीब ये आई ना, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी क्यों आई? क्योंकि हमारे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। ऐसा मैंने बताया था कि विश्व में हर जगह हुआ था जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वहाँ क्या हुआ, जैसे ही हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ उन सभी लोगों को रोजगार मिल गया बड़ी इंडस्ट्री में। अभी तक तुम छोटे कारखाने में काम करे, बड़े कारखाने में काम करे, बस इतना अंतर हुआ, लेकिन भारत में तो कारखाना खोलने की व्यवस्था ही नहीं मिल पाई ना, तो इसलिए सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए, समझे? तो भारत में कोई विकल्प रहा नहीं, भारत में जब विकल्प आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब तक भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी तो क्या चाहिए हमको, स्किल्ड लेबर चाहिए ना। स्किल्ड लेबर के लिए हमारे यहाँ उस तरह की पढ़ाई नहीं है, तो वैसा माहौल नहीं बनाया इन्होंने। तो बहुत स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, आप अगर समझ पा रहे हो मेरी बातों को तो आप समझ रहे होंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं सामाजिक परिवर्तन थोड़ा, और कुछ छोटा इसमें आर्थिक वाले में। हाँ, गृह व्यय होगा ये, हाँ व्यापार होगा। वहाँ मास्टरमाइंड वही हुआ, वहाँ की पार्लियामेंट। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में एक तथ्य है ना, वो तुम्हारी लंबाई, वो आपकी लंबाई कम करने के अलावा कुछ भी कर सकती है। नहीं समझ में आया? आपकी लंबाई कम नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि वो प्राकृतिक है ना। आपकी लंबाई कम कैसे करूँगा, तो तुम्हारे पैर काटने पड़ेंगे, तभी हो सकता है। तो ये है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है कह रहा हूँ आज की डेट में। मैंने आपको, अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने कंपेयर करके बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है। लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी सब का मैंने एक कंपेरेटिव स्टडी करवाई थी एक दिन। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं है, तो उसको पढ़ाई करो ना इनके बारे में कैसे है। देखो ब्रिटिश को जो झटका लगा द्वितीय विश्व युद्ध में लगा थोड़ा, लेकिन फिर भी देखो उनको ऐसा कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अब है ही कितना ना, एक चीज़ उनको ये फ़ायदा है कि वहाँ लोग ही कितने हैं, हमारे यूपी जितना, यूपी और हरियाणा जितना तो ब्रिटेन होगा बस। हमारे यहाँ जैसे राज्य बदलते हैं, परसों मैंने एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही वहाँ देश बदल जाते हैं। यहाँ ऑस्ट्रिया, यहाँ हंगरी आ गया, फिर भी तुम जब फ्रांस आ गया, ये ब्रिटेन आ गया, चलते चलते आपको सारे देश मिल जाएंगे। तभी तो हम पढ़ते हैं ना कि भारत का जो विस्तार है वो उपमहाद्वीप के रूप में है। हम सिद्ध करते हैं ना भारत को एक उपमहाद्वीप करते हैं। अब ज्योग्राफी में सर ने पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो गई, तो वहाँ पहला क्वेश्चन यही आएगा कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो उसका पहला कारण यही बनता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखो या क्षेत्रफल देखो, इसका जितना यूरोप का टोटल है उतना केवल भारतीय उपमहाद्वीप का अकेले है। मैंने एग्जांपल भी बताया था ना, भारतीय उपमहाद्वीप और रूस को हटा के जितना यूरोप बचा, ठीक है। तो ऐसे, तो अब हम आते हैं व्यापार और वाणिज्य में। तो व्यापार में मैंने आपको पता होगा प्रत्यक्ष और अपने क्या था, निश्चित, हाँ, विजिबल और नॉन विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में क्या आता है, गुड्स, और सर्विसेज किस में आएंगे, इनविजिबल में। हाँ, आप लोगों ने वो पढ़ा, फाइनेंस सेक्टर पढ़ा, फॉरेन सेक्टर, सॉरी, विदेश क्षेत्र, इकोनॉमिक्स में वहाँ आती है ना ये चीज़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम, ये चीज़ें समझी, रुपया क्यों बढ़ा, डॉलर क्यों बढ़ गया, घट रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें, एक्सचेंज रेट वगैरह सब इसमें आती हैं। तो
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों जो मदें थी वो किसके पक्ष में थी? ब्रिटेन के। कैसे थी? वो सारा कारण मैंने आपको बताया कैसे थी। प्रत्यक्ष कैसे ना, ये क्या था? विजिबल। विजिबल जो हमारे मतलब विजिबल में क्या था? गुड्स, सारे गुड्स। देखो मैन्युफैक्चरिंग, भारत को द्वितीय चरण में क्या बनाया था? मैन्युफैक्चर गुड्स का इम्पोर्टर। सारा तो यहाँ हमने आयात ही करना, तो उन्हीं को तो फायदा होगा। और सर्विसेज में उन्हीं को फायदा होना है, क्योंकि यहाँ रेलवे खोलनी है तो रेलवे के लिए एक स्पेशल स्किल वाला आदमी काम करेगा ना, तो वो रेलवे के लिए काम करने वाला भी वहाँ से आएगा। बस हमारे यहाँ के लोग बस लकड़ी काट के देंगे उनको, ऐसा। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन में आएंगे। अब यहाँ सामाजिक परिवर्तन जो होगा वो राष्ट्रवादी डिमांड की वजह से होगा। अब इन्होंने छेड़खानी करना बंद कर दिया ना, व्यापक परिवर्तन पर बल नहीं दिया। जब डिमांड आई तब, जैसे हमने पढ़ा होगा बहराम जी मालाबारी के टाइम पे एज ऑफ कंसेंट बिल पढ़ते हैं 1891 में, हाँ। दूसरा 1829 में वो शारदा एक्ट देखते हैं हरविलास शारदा के टाइम पे। तो ऐसे हमने परिवर्तनों को पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, ये पूरा हमारा उपनिवेशवाद तक का होगा। अब नेक्स्ट वीक से जब हम सोमवार से पढ़ेंगे इसमें नेशनलिज्म पाएंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे ऐसे। अब क्या था हमारा थोड़ा मीन्स का, आपने कल क्वेश्चन किया वो कैसे लिखा है? दिखा सकते हो जरा? आपकी निजता के अधिकार का तो हनन नहीं कर रहा हूँ ना मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस पॉलिसी, प्रकाश डालिए। इसको ना कहानी फॉर्म में बना दिया तुमने, इतना स्कोप नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की मेन चीज़ क्या थी वो लिखना था बस, उससे ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है। अब सतारा जयपुर है, इसमें केवल 2-3 लिख दो बस, सारा लिखने का ज़रूरी नहीं है। मिस गवर्नेंस पॉलिसी, ये इतना स्कोप नहीं होता है बिल्कुल भी। परिणाम, ये ऐसे उत्तर में मत लिखना परिणाम, ये इंक्लूड होता है कि हम अब परिणाम दे रहे हैं, परिणाम नहीं बोलते इसको, निष्कर्ष कहते हैं। डलहौजी की इन नीतियों के कारण भारतीय राजाओं में तीव्र असंतोष फैला, जिसने रसद महाविद्रोह की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बहुत बढ़िया लिख दिया। और इंट्रोडक्शन ये तो मैंने लिखवाया था ना। देखो इसमें चलता है ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट हैं सब, आप सभी के अलग अलग आंसर आएंगे, खुद ही देख लेना। तो सारे आंसर सही हैं, आपको काम ये करना है कि हम इसको कैसे मोस्ट एप्रोप्रिएट बना सकते हैं, कम शब्दों में सारगर्भित भाषा बनाने का प्रयास मैं आपके साथ प्रयास करूँगा। अब आपने जो लिखा है ना, ये तो हो गया एक वो फॉर्म इमला टाइप का लिख दिया है। तो जीएस में जो आंसर होना चाहिए वो एनालिटिकल होना चाहिए, एनालिसिस करके। अच्छा, ये आपने जो पूरी बात कही ना, अब यहाँ पर हमको काम करना होता है। इसको मैं एक लाइन में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा सोच सकती हो ना? हाँ, क्या लिखा है तुमने? इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय रियासत का राजा बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी क्या है कि मर जाता है तो गोद लिए पुत्र ना ना, आपका अधिकार है, पैसे दे रहे हो आप। बताओ। जेनिमी कौन है? जेमिनी, एआई पूछ के देखो। उसका दिमाग भी देखेंगे ना कितना डेवलप हुआ, तो उस हिसाब से थोड़ा सीख के हड़पे गए प्रमुख राज्य, वाह। ले उनका दिखाओ तो एक एक करके। हड़पे गए राज्य, हाँ कहते रहो। अभी डाल रहे हो 97, 56, 56, 12, 40 लाल डलहौजी की हड़पनी। करत हुए, करते लिख दो यार इसको, करत हुए ऐसा लग बिहार की लैंग्वेज हो गई। हड़पनी थी।
तुमने मृत्यु कैसे लिखा है? मृत्यु बड़ा मात्रा लिखा दी। तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। देखो इन्होंने पॉइंट बहुत अच्छे बनाए, इनका देखना जरा अच्छा लगा है। ऐसे पॉइंट बनाना, हमने हड़प नीति पर काम करना है। भारतीय रियासतों का विनाश। भारतीय परंपरा कानूनों का अपमान। शासक वर्ग में तीव्र संतोष, ये तो अच्छा है। सुदृढ़ीकरण इसका देखो क्या नाम है ये कॉपी किसकी है? तुम्हारी है गैरोला? ये है ना जो मैंने क्वेश्चन जो आपको दिया था वो था आर्गुमेंटेटिव था, ये हाइपोथेटिकल था। आपने आंसर पूरा आर्गुमेंटेटिव वाला बनाया है, लिखा सही आपने, लेकिन आपने अपने मन से लिख दिया। देखो प्रकाश डालिए में आपने इसको आर्गुमेंटेटिव बना दिया। ठीक है, अब ना अगर मैं आपको रोज़ क्वेश्चन दूंगा तो आप इस पर काम करोगे? आपको बर्डन तो नहीं बनना ना है, बर्डन तो नहीं है ना। तो मैं अभी इसलिए रुका हूँ ना इन चीज़ों के लिए। मैं ऐसा लगता है कि आप लोग और चीज़ भी पढ़ रहे हो, कितना आप पढ़ पाओगे ऐसा। अब तो आपकी आदत होगी वैसे ना, हमको तो 5-6 महीने हो गया साथ में, तो आदत हो जानी चाहिए अब तक। ज़रा दिखाओ, पानी पीना था मेरे को, ये पानी दो ज़रा, है इसमें पानी? ये किसका है? अच्छा ये तो स्टार्टिंग तो मैंने लिखा था, अपने मन से लिख दिया है। हाँ अच्छा, निष्कर्ष इस नीति ने भारत में के राजाओं व प्रजा, जैसे आपने लिखा ना राजाओं व प्रजा, इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? सोचो जरा। सही लिखा है, मतलब यही लिखना है लेकिन दूसरे शब्द। जैसे एक दिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया होगा ना, एक राजा ने एक वो रखवाया था प्रोग्राम अपनी वो दिखवाने की, जन्म कुंडली के बारे में। तो 2 पंडित आए। एक पंडित ने बोला कि सभी लोग आपके घर के आपके सामने एक करके सबका डेथ होगा। दूसरे ने बोला आप अपने घर में सबसे दीर्घायु होंगे। बात वही कही, नहीं समझे मेरी बात? समझे? एक ने बोला कि आप अपने फैमिली में सबसे दीर्घायु होंगे, और दूसरे ने इसी बात को बोला, उसने थोड़ा एग्रेसिव होकर बोल दिया कि तुम्हारे सामने सब एक एक करके तुम्हारे सामने तुम्हारे घर के लोग मरेंगे। बुरा लगेगा ना ऐसा बोलने में, लेकिन जो दूसरे वाले ने बोला बात वही कही, लेकिन उसको अच्छा लगा कि मैं सबसे दीर्घायु हूँ। तो ये ऐसे शब्दों पर, अब जैसे तुमने देखा भारत के राजाओं व प्रजा, इस पर देखना जरा क्या हो सकता है, सोचो जरा सब हैं। अंततः 1857 की क्रांति की नींव रखी। ये देखो ना शब्दों की, तुम्हारा मीडियम हिंदी रहा है इंग्लिश रहा है? हिंदी। तो आपका हिंदी मीडियम में छोटी की कैसे आ गई? ये छोटी छोटी गलतियाँ फिर आदत हो जाती है, इस पर ध्यान देना। इस नीति का उपयोग अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने रूप में किया है। इस नीति का उपयोग अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के रूप में किया। जैसे इन रियासतों में अंग्रेजों ने अपने कानून व स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त किया। इन रियासतों में अंग्रेजों ने अपने कानून स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त किया। इन प्रांतों में
सीधे नियंत्रण से कम। अच्छा, आपने एक इसमें बिंदु लिखा है ना, ऐसे बिंदु लिखने से बचना है कि जहाँ पर हमको तर्क देना पड़े। इन प्रांतों में सीधे नियंत्रण से कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई। क्या आपके पास कोई इसका ठोस आधार है? एक एग्जांपल बता सकते हैं इसका? आपने ऐसा कैसे लिखा है ना? ठीक है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका आपसे वो पूछूं कारण, आपने लिखा है ना कि इन प्रांतों में सीधे नियंत्रण से कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई। हम्म, समय। ओके, बाकी ठीक है। ये किसका है? ये तुम्हारा है? सबका हो गया? हाँ, तुमको तो खैर विशेषाधिकार प्राप्त है, नहीं भी लिखोगे तो। द्वितीय जन के अपने विश्वास में भारत में, एक तो तुम्हारी तेरा एज मेरे से ज़्यादा है ना, मैं कुछ कहने से भी डरता हूँ यार, मार मोड़ दोगे खाली। हाँ, मुझे लगती है डर। इस समय स्वच्छंदतावादी कहते हैं हिंदी साहित्य में ऐसे लोगों को, जैसे वो थे हमारे जयशंकर प्रसाद, निराला, पागल कहे जाते हैं ऐसे लोग। इनके ऊपर ना आपने अगर पढ़ा हो, आलोचना है, हिंदी आलोचना पढ़ते हैं ना हम हिंदी साहित्य में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो आचार्य राम शुक्ल ने जो कुछ कह दिया वो ब्रह्मलेख हो जाती है। तो उन्होंने ये जो छायावादी कवि हैं, जो तुम रोमांटिक कह रहे हो, रोमांटिक एक इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी में चलता है स्वच्छंदतावाद। और स्वच्छंदतावाद की जो पूरी विचारधारा है वो छायावाद की है। तो छायावाद के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया उसको ठूंठ कर दिया, ऐसा एक वो है, स्टेटमेंट है। आपने अगर सुना है डॉक्टर नामवर सिंह, तो नामवर सिंह ने आलोचना की है कि छायावाद के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाथ रखा और वो पेड़ ठूंठ हो गया, सूख गया वो। तो छायावाद की आलोचना इतनी गंदी कर रखी है कि हाँ, वो प्रकृति का बहुत ज़्यादा मानते हैं छायावादी कवि। जैसे हमारे उत्तराखंड के ही सुमित्रानंद पंत की कविताएं पढ़ना, पूरा प्राकृतिक चीज़ों पर ही मिलेगा आपको। छायावाद के कुछ लक्षण होते हैं ना, लक्षण वही रोमांटिक हो गया ना वो। रोमांटिक मतलब उसकी भावनाएं पहले प्रखर हो जाएंगी। उसको उन्होंने लिखा है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ऐसे बोलते हैं उसको रोमांटिक बोलते हैं। रोमांटिक का मतलब साहित्य में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। देखो, तुमने तो लिखा नहीं है, तुम चेक भी नहीं करने दे रहे हो। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल ने ये नहीं लिखना है ना। देखो ये ठीक है, अभी शुरुआत है ना, अभी तो पहला आंसर लिखा है। जैसे ये लोग बिंदु बना के लिख रहे हैं ना, बस इतना ही लिखना होता है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं एक आध क्वेश्चन और देता हूँ, इस पर आप काम करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है ना, टेक्नोलॉजी का जितना हम यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, ह्यूमैनिटी में किसी का आंसर गलत है ही नहीं, क्योंकि आप में वो क्षमता होगी, क्या पता आपने सिद्ध कर दिया हो, तो मैं कैसे कहूँ कि ये गलत है। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, कौन से टॉपिक से आपको अच्छा लगेगा? आपकी मर्जी से देता हूँ, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आप टॉपिक बताओ जल्दी। ये उपनिवेशवाद वाले में
ये है आपका फूड फॉर थॉट। अब मैं रोज़ एक एक क्वेश्चन आपको दूंगा, मतलब आपको कोई वो तो नहीं है ना कि मैं आपके ऊपर बर्डन डाल रहा हूँ। ये ना आप ये मत सोचना मैं केवल हिस्ट्री के लिए दे रहा हूँ, आपका एक अप्रोच डेवलप करने का प्रयास है बस। अगर ये अप्रोच आपका डेवलप हो गया फिर आप कोई सा भी आंसर को एक फ्रेमवर्क बन जाएगा ना आपके माइंड में कि मेरे पास ये रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो मैं इसको ऐसे फ्रेम करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। भारत में उपनिवेशवादी विस्तार ने किस प्रकार इसकी सांस्कृतिक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन ला दिया, इसका वर्तमान में क्या महत्व है? क्या आज भी वो परिस्थिति हमको दिखाई देती हैं? ऐसा इस पर हम डील करेंगे नेक्स्ट। अब हमारी कल पॉलिटी की क्लास चलती है ना, तो पॉलिटी में भी हम थोड़ा मेंस का काम करेंगे साथ में। क्या था, कार्यपालिका पढ़ी थी ना हमने, और प्रस्तावना और कार्यपालिका, इन पर हम पूरा बात करेंगे। प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ मेंस के टॉपिक जो बन सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, हाँ सेम चलेगा। हाँ ये प्रश्न को सब लिख के लाना कल, ठीक है। हाँ इसको मैं कल ही देखूंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो आप आंसर को वहाँ डाल दो ना ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बना है, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूरा समय लो अपना, वहाँ डाल देना, ठीक है। आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर ग्रुप में डाल दो। हिमांशु भाई तुम मत डालना, तुम्हारे लिए नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू, लेकिन ख़त्म कर दिया मैंने यार।